चलिए, आज आपको ले चलते हैं 30 दिसंबर की एक तूफानी रात में। एक ऐसी रात जब एक फैसला लिया गया जो नीलगिरी अपार्टमेंट्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। इमारत का चौकीदार कहता है, आज की रात बहुत भारी है। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी। ये उस खौफनाक सच का पहला इशारा था जो उस रात बाहर आने को बेताब था। तो कहानी की किरदार है आरुषि। नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं और वो अपने नए घर नीलगिरी अपार्टमेंट्स में कदम रखती है। लेकिन उसे क्या पता था कि 30 दिसंबर की वो तूफानी रात उसकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी लिखने वाली थी जिसका हर एक पन्ना सिर्फ और सिर्फ खौफ से लिखा जाना था। अब जैसे ही आरुषि बिल्डिंग में घुसती है, उसका सामना होता है एक ऐसी जगह से जो पहली नजर में ही अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है। सोचिए, दीवारें सीलन से पटी पड़ी हैं, हवा में एक अजीब सा भारीपन है और वो जो कॉरिडोर की लाइटें हैं ना, वो टिमटिमा रही हैं, बार बार जल बुझ रही हैं, मानो कोई आने वाले खतरे का सिग्नल दे रही हों। और फिर उसकी मुलाकात होती है चौकीदार रामू काका से। सफेद बेजान आंखें और होंठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर वो जो कहते हैं वो तो और भी डरावना है। वो कहते हैं, हम सब तिलाही इंतजार कर रहे थे। ये शब्द आरुषि के दिल में डर का पहला बीज बो देते हैं। खैर, अपने नए फ्लैट 1312 में पहुंचकर आरुषि इन सब बातों को, इन एहसासों को झटकने की कोशिश करती है। वो थोड़ा खुद को नॉर्मल करने के लिए अपने दादाजी की फोटो निकालती है, उसे देखकर मुस्कुराती है। लेकिन एक सवाल है जो उसके दिमाग में घूम रहा है। शहर के बीचों बीच इतना बड़ा फ्लैट, और वो भी इतने सस्ते में, कैसे? ये कोई जबरदस्त डील थी या फिर एक सोचा समझा जाल? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। आरुषि की ये जो थोड़ी बहुत खुशी थी ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बहुत जल्द उसे ये एहसास हो जाता है कि वो उस फ्लैट में अकेली नहीं है। वक्त होता है रात के ठीक 11:30 बजे। सन्नाटा, और तभी उस सन्नाटे को चीरती है एक लैंडलाइन फोन की घंटी। अब हैरानी की बात यह है कि आरुषि ने तो कोई फोन कनेक्शन लगवाया ही नहीं था। तो फिर ये फोन किसका था? कौन कॉल कर रहा था और उसे क्या चाहिए था? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज आती है। ये शब्द सुनते ही आरुषि का तो जैसे खून ही सूख जाता है, और इसके ठीक बाद एक ऐसी भयानक हंसी गूंजती है जो उसकी रूह कंपा देती है। ये किसी इंसान की हंसी नहीं हो सकती थी। फोन कटता है और अगले ही पल उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, मेन डोर अनलॉक। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं जब वो देखती है कि घर का मेन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है और दरवाजे के बाहर सिवाय घने अंधेरे के और कुछ भी नहीं है। बस अब आरुषि उस इमारत के जाल में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। ये एक ऐसा बुरा सपना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो लिफ्ट की तरफ भागती है, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है, पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो वापस अपने ही फ्लैट 13-12 में खड़ी होती है। वो सीढ़ियों से नीचे भागती है, मंजिल के बाद मंजिल, पर अगला दरवाजा खोलते ही वो खुद को फिर से उसी फ्लैट के सामने पाती है। और जब भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जो होता है वो किसी की भी कल्पना से परे है। वो दीवारें अब जिंदा हो जाती हैं। उनसे फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं, पेंट की परतें उखड़ने लगती हैं और उनके नीचे से झांकते हैं इंसानी बाल और हड्डियां। ऐसा लग रहा था मानो न जाने कितनी ही आत्माएं उन दीवारों के अंदर कैद हों। इसी खौफ और दहशत के बीच आरुषि की नजर सोफे के नीचे पड़ी एक पुरानी धूल भरी डायरी पर जाती है। एक ऐसी डायरी जिसमें इस अपार्टमेंट का और शायद उसकी किस्मत का भी सारा काला सच दफन था। और जैसे ही वो उस डायरी को खोलती है, पहले ही पन्ने पर एक जानी पहचानी तस्वीर उसे सन्न कर देती है। तस्वीर थी उसके दादाजी की, मिस्टर खन्ना, जो इस बिल्डिंग के असली बिल्डर थे। अब उसे ये समझ आने लगता है कि इस इमारत का भयानक इतिहास उसके अपने ही परिवार से जुड़ा हुआ है। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक लाइन मिलती है जो सब कुछ साफ कर देती है। तांत्रिक ने कहा है कि जब तक हमारे परिवार का खून इस इमारत को नहीं सींचेगा, ये खड़ी नहीं रहेगी। ये शब्द उस भयानक सौदे का सबूत थे। एक ऐसा सौदा जिसमें खून मांगा गया था।
और वो भी अपने ही परिवार का। तभी वहां रामू काका आते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं। बात है 1980 की। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, पर पिलर हर रात अपने आप गिर जाते थे। तब खन्ना ने एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने कहा 11 बलियां लगेंगी। 10 बेनाम मजदूरों की बलि दे दी गई। उनका खून नींव में मिला दिया गया। लेकिन जब 11वीं बलि की बारी आई, जो कि उसके अपने ही खून की, अपने ही परिवार के किसी सदस्य की होनी थी, तो खन्ना पीछे हट गया। और बस इसी टूटे हुए वादे की कीमत उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सारे पत्ते खुलने वाले हैं। अब ये साफ होने वाला है कि आरुषि को उस अपार्टमेंट में क्यों लाया गया था। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो कोई आम किराएदार नहीं थी। आरुषि, जो अब तक रामू काका को अपना मसीहा समझ रही थी, वो कांपती हुई आवाज में उनसे पूछती है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? उसे क्या पता था कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और रामू काका का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, शिकारी जाल बिछाता है पंछी को आजाद करने के लिए नहीं, उसे कैद करने के लिए। बस इस एक लाइन में सालों का इंतजार था, धोखा था और बदला लेने की आग थी। और ये कहते ही उनकी गर्दन एक अजीब झटके के साथ टेढ़ी हो जाती है और उनका असली खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है। 45 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। पूरे 45 साल। एक आत्मा एक ही गेट पर 45 साल से इंतजार कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक अधूरे वादे को पूरा करवाने के लिए। और सच ये था कि रामू काका कोई चौकीदार था ही नहीं। वो उन 10 मजदूरों में से एक की आत्मा था जिन्हें आरुषि के दादाजी ने दीवारों में छिनवा दिया था। वो यहां आरुषि को बचाने नहीं, बल्कि अपना हिसाब बराबर करने आया था। वो 11वीं बलि, वो अधूरा वादा, वो खुद आरुषि थी। और इसके बाद अंत बहुत तेजी से आता है। घड़ी की सुई 11:59 पर आकर रुक जाती है। सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। घना अंधेरा, और उसी अंधेरे में उन प्यासी दीवारों में कैद बाकी आत्माएं अपनी आखिरी बलि आरुषि को अपने अंदर खींच लेती हैं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, नीलगिरी अपार्टमेंट्स में एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। वादा पूरा हो चुका था। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, उन मजदूरों की आत्माओं ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन क्या इसे इंसाफ कहेंगे? एक गुनाह की सजा देने के लिए एक और गुनाह करना, क्या ये सही था? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।